Assalamualaikum friends. Hello everyone. So now we will start with the chapter number 8, redemption of debentures. Students, I want to share with you all one of the information that we have completed chapter 4 unit 2, right, cash flow statement, but I haven't completed the unit 1 of that chapter. सो टॉकिंग टू यू दैट यूनिट 1 इज़ मोस्ट ऑफ थियोरेटिकल पार्ट, थोड़ा सा आपका लॉ में कवर हो जाएगा. बाकी शेड्यूल 3 का जो पोर्शन है उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, पूरा एनालिसिस है, वो उसमें है थोड़ा सा थियोरेटिकल वाला पार्ट. वो मेरे को आपको समझाना है, लेकिन मैं पूरा सा चैप्टर अच्छे से आपको समझाऊंगी. ठीक है ना. आई विल गेट यू ऑल विद दैट चैप्टर. हाँ, it is most of theoretical, only some practical sums are given at the back end of the chapter. So without this practical chapters, I will put a recording of few minutes or maybe 30 minutes, half an hour of that theoretical portion, so you don't get bored, and our practical chapters also go with the along with that unit 1. सो डोंट बी हैप्टिक कि हमारा यूनिट 1 रह गया है. डोंट वरी, आई विल कंप्लीट इट अलॉन्ग विद दिस प्रैक्टिकल चैप्टर्स, राइट. सो नाउ चैप्टर 6 तो हमारा ख़त्म हो गया. मूविंग फॉरवर्ड विद चैप्टर नंबर 8. ठीक है. सो चैप्टर नंबर 8, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. अच्छा सा चैप्टर है, इजी है. पहले हम ये चैप्टर ओवरव्यू देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर का मतलब समझने के लिए. आई मीन कि डिबेंचर्स होता क्या है वो समझने के लिए, राइट. व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स? सो सी, अ डिबेंचर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय कंपनी अंडर इट्स सील. एक तो वो इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ इश्यूड बाय कंपनी अंडर इट्स सील, राइट. कंपनी इश्यू करती है. एक्नोलॉजिंग अ डेट, एक्चुअल में ये एक डेट है. कंटेनिंग प्रोविजंस एज रिगार्ड्स टू रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. तो इसमें आपको, जैसे आप लोन लेते हैं, ठीक है ना, वो आपका डेट रहता है. उसमें आप प्रिंसिपल भी रीपे करते हैं और इंटरेस्ट भी रीपे करते हैं, राइट. तो उस तरह से आपको इसमें भी प्रिंसिपल भी रीपे करना रहेगा और इंटरेस्ट भी. ठीक है. सो ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है. ये इंस्ट्रूमेंट जैसे ही शेयर्स होते हैं, शेयर्स से आप बहुत वाकिफ़ हो चुके होंगे, ठीक है ना. इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, सेम वेज एक डिबेंचर्स है. ये भी एक तरह से सिक्योरिटी टाइप्स है, लेकिन ये ऐसा है कि डैट होता है कि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पूरा का पूरा मतलब इंटरेस्ट देना होता है. मतलब रेगुलर इंटरेस्ट आपको पे करना रहता है यहाँ पे, और तो और आपको उसको रिपे भी करना रहता है. हाँ, एक ऑप्शन है, एक क्लासिफिकेशन है डिबेंचर का, जहाँ वो बोलते हैं कि रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड इररिडीमेबल डिबेंचर्स. रिडीमेबल मतलब यू नीड टू रिपे देम ऑन द मैच्योरिटी. लेकिन इररिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब वो डिबेंचर्स, कंपनी वो डिबेंचर्स इशू करते हैं जब उसको पैसा वापस देना ही ना हो. ठीक है. तो तब वो इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशू करती है, वहाँ पर रिपेमेंट का कोई सवाल नहीं आता. लेकिन इंडिया में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है इररिडीमेबल डिबेंचर्स को इश्यू करना, राइट. तो कंपल्सरीली कंपनी को रिडीमेबल डिबेंचर्स इश्यू करना होगा. सो आगे बात करते हैं कि हमारा चैप्टर ही रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे बात करता है. तो ये तो है डिबेंचर का मतलब मैंने समझा, लेकिन डिबेंचर का जब रिडीम हो गए तो आप रिडेम्पशन प्रोसीजर क्या रहेगा, आपको मतलब रिडीम करने के लिए कौन से मेथड्स यूज़ करनी है, वो सब यहाँ पे देखना है. अकाउंटिंग कैसे करना रहेगा वो हमें देखना है. आप इससे समझ सकते हैं कि आपको डिबेंचर तो रिपे करना ही रहेगा. तो उस रिपेमेंट के लिए कंपनी को एक साथ कोई तकलीफ़ ना आ जाए, उसको कंपनीज एक्ट बोलता है. जैसे इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला कि हमें इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशू नहीं करना है, सिर्फ रिडीमेबल डिबेंचर्स इशू करना है. तो इस वजह से उसी तरह कंपनीज एक्ट ये भी बोलता है कि जब आपको रिडीमेबल डिबेंचर्स इशू करते हैं तो यू नीड टू क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. तो मैम, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होता क्या है? ये एक हम रिजर्व क्रिएट करते हैं जहाँ पे हर साल हम थोड़ा पैसा प्रॉफिट से वहाँ पे निकाल के साइड में रखते हैं. वो क्यों? कि जब डिबेंचर का रिपेमेंट कर सके तब वो रिजर्व हमें काम आ सके. मार्क ईयर कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो हम प्रेफरेंस शेयर में क्रिएट करते हैं वो तो हम बोनस शेयर्स में भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन ये जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है वो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के अलावा कहीं पे भी यूज़ नहीं हो सकता. इसलिए आपको ये
डायरेक्टली मतलब ये जैसे ही डिबेंचर्स रिडीम हो जाए उसको डायरेक्टली जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना रहेगा। तो ये रिजर्व का और कहीं से कहीं पे उपयोग नहीं कर सकते हैं, और जब डिबेंचर्स रिडीम हो जाए उसके बाद इस रिजर्व का कोई यूज़ नहीं हो सकता है, राइट। तो ये था थोड़ा सा बेसिक इस चैप्टर का पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अभी हम देखते हैं कि पूरा चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने बात की ओवरव्यू में टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स की, ठीक है। से टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, तो यहाँ पे वो बोलना क्या चाहते हैं, ऐसा है कि डिबेंचर्स की कई सारे क्लासिफिकेशंस हैं। जैसे सिक्योरिटी के बेसिस पे हम ऐसे बोल सकते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं और कई अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं, राइट। तो सिक्योर्ड क्या है मैम, जिसके अगेंस्ट में हमने कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, ठीक है ना, कोई एसेट है, ऐसा कुछ दिया हुआ है सिक्योरिटी में कि अगर हम रिपेमेंट ना कर पाए तो आप इस एसेट से अपना अमाउंट रिकवर कर लेते, तो इसको सिक्योर्ड डिबेंचर्स बोलेंगे। और कोई होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, राइट, जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं दी हुई है। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन का बेसिस है कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी मतलब क्या, कि आप उसको कन्वर्ट कर सके, मतलब फॉर्म उसका चेंज हो जाए। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो कन्वर्टिबल में ऐसा होता है कि जब रिडेम्पशन का टाइम आता है तो उस डिबेंचर्स को हम शेयर्स में कन्वर्ट करने का ऑप्शन देते हैं कि अभी डिबेंचर्स रिडीम कर देना है, हमें रिपेमेंट करना है, अब उसके अगेंस्ट में हमारे कंपनी के ही शेयर्स ले सकते हैं, तो वो डिबेंचर्स उनके शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कहीं पे नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं, मतलब आपको डायरेक्टली रिपे करना रहता है, उसमें शेयर्स में कन्वर्जन नहीं होगा। फिर आगे बात करते हैं परमानेंस की, मतलब कि रिडीमेबल एंड इरिडेमेबल। रिडीमेबल ऐसा होगा जिनका आपको रिपेमेंट करना होगा, उनका मैच्योरिटी अगर एक टाइम पे वो मैच्योर्ड हो जाएंगे। और इरिडेमेबल मतलब वो परमानेंट रहते हैं, उसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है, राइट। कंपनीज एक्ट 2013 इंडिया, मतलब इन इंडिया कंपनीज एक्ट 2013 अलाउज टू इशू रिडीमेबल डिबेंचर्स, राइट। फिर नेगोशिएबिलिटी की बात करें तो रजिस्टर्ड एंड बैरर। रजिस्टर्ड मतलब वो जो रजिस्टर हुए हैं, और बैरर, बैरर का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा हो, तो वो मतलब इट कैन बी एनीवेयर, राइट। फिर प्रायोरिटी फर्स्ट मॉर्गेज सेकंड मॉर्गेज। फर्स्ट मॉर्गेज मतलब जिसके ऊपर फर्स्ट चार्ज होता है, मतलब जो डिबेंचर्स ऐसे हैं कि जिसको फर्स्ट मॉर्गेज चार्ज मिला है, मतलब उसको पूरा का पूरा डिबेंचर, जो पूरा का पूरा एसेट है उससे पूरा का पूरा उसको पहले ही प्रेफरेंस मिलता है, और पूरा वो उसको अमाउंट पहले रिकवर कर दिया जाता है। सेकंड मॉर्गेज होता है तो पहले फर्स्ट मॉर्गेज का प्रायोरिटी आता है, उनको सब रिपेमेंट हो जाता है, बाद में सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स को जो भी बचता है वो चाहता है, ठीक है। तो वो चार्ज का एक सिर्फ प्रायोरिटी है, फर्स्ट मॉर्गेज एंड सेकंड मॉर्गेज। फिर ये हुआ पूरा टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स क्लासिफिकेशन, मतलब इतना खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ। आगे बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन के कई मेथड्स हैं। आप चाहे उसका पेमेंट लंप सम में कर दे, एक साथ वो अमाउंट आप उसको पे कर दे, या तो आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे करें, ठीक है, तो वो भी ऑप्शन है। या तो बाय परचेज इन ओपन मार्केट। मैंने आपको बोला कि जैसे शेयर्स का प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट होता है, वैसे ही डिबेंचर्स का प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट होता है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट मतलब क्या मैम, और प्राइमरी मार्केट मतलब क्या मैम। तो प्राइमरी मार्केट वो है कि जहाँ पे कंपनी खुद जाके शेयर सिक्योरिटीज़ डिबेंचर्स इश्यू करती है। एंड सेकेंडरी मार्केट क्या है मैम, तो सेकेंडरी मार्केट वो है कि जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म रहता है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। वो स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे कंपनी के सिक्योरिटीज़ ट्रेड होते हैं, बायर जाके बाय कर जाते हैं, सेलर जाके सेल कर जाते हैं कंपनी के सिक्योरिटीज़ को, ठीक है। तो वो बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। मीडिएटर के वाइज प्लेटफॉर्म होता है पूरा स्टॉक एक्सचेंज, राइट। तो ऐसे ही जैसे शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं वैसे ही डिबेंचर्स ट्रेड होते हैं सेकेंडरी मार्केट में, राइट। तो ऐसे ओपन मार्केट से परचेज करके कंपनी उसको रिडीम कर सकती है, मतलब कंपनी सेकेंडरी मार्केट से डिबेंचर्स को परचेज कर लेंगी, ठीक है, उसको बोला जाएगा परचेज इन ओपन मार्केट। एंड लास्ट है कन्वर्जन इन शेयर्स। हमने ऊपर देखा कि शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए तो वो भी रिडीमेबल का ऑप्शन है, कि हम आपको कैश नहीं दे रहे, उसके बदले में हमारे कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं, राइट। तो ये सारे थे मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हैं। मूविंग फर्दर, डिबेंचर का मतलब तो हमने देख लिया, ठीक है ना।
Now, under Section 71, subsection 1 of Companies Act 2013, company may issue debentures with an option to convert into shares either wholly or partly at time of redemption. मतलब convertible fully भी हो सकता है, partly भी हो सकते हैं, right? Provided that issue of debentures with an option to convert into shares wholly or partly should be approved by special resolution. तो ये तो फॉर्मल प्रोसीजर है कंपनी का जो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लेना रहेगा, राइट? आगे बेसिक प्रोविजंस. इफ अ चार्ज हैज बीन क्रिएटेड एनी एसेट और एंटायर एसेट्स ऑफ कंपनी, द नेचर ऑफ चार्ज, द एसेट्स चार्ज आर डिस्क्राइब देयर इन. ठीक है ना, अगर उस पर कोई चार्ज क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना, एसेट्स पे, तो आपको नेचर ऑफ चार्ज एंड एसेट्स चार्ज दोनों बोलना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपने कोई चार्ज क्रिएट किया है डिबेंचर्स के ऊपर, तो जो भी एसेट दिया है उसका पूरा आपको डिटेल्स डिस्क्राइब करना होगा. चार्ज इज़ नॉट वैलिड अनलेस इट इज़ रजिस्टर्ड. मतलब क्या रजिस्टर्ड, मतलब क्या आप स्टैम्प पेपर पे उसको रजिस्टर करवाएंगे कि हाँ ये एसेट हमने इस डिबेंचर्स के अगेंस्ट में सिक्योर्ड करवाया है, इसके ऊपर चार्ज है. मतलब आगे जाके जब भी कंपनी उस एसेट को बेचने जाए, तब उसका टाइटल देखने जाए, तब पता चलेगा कि ये इसके ऊपर चार्ज है डिबेंचर होल्डर्स का, राइट? तो उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है स्टैम्प पेपर पे लिख के. ठीक है ना, तो जो वो स्टैम्प पेपर का स्टैम्प ड्यूटी का चार्जेस होता है वो आपको पे करना रहेगा. तो उस चार्ज इज़ नॉट वैलिड अगर वो रजिस्टर नहीं होता है, तो उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास और वो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है. ठीक है ना, और फिर कस्टमरी टू क्रिएट अ ट्रस्टशिप. और फिर एक कस्टम मतलब एक रिवाज है कि डिबेंचर ट्रस्ट खड़ा हो जाता है. वहाँ पे एक ट्रस्टी होता है, वो ट्रस्टी पूरा ध्यान रखता है उस प्रॉपर्टी का कि उस पे ऊपर जिस प्रॉपर्टी का अगेंस्ट में उनको, मतलब जिस डिबेंचर्स के अगेंस्ट में मॉर्गेज में जो भी आपको प्रॉपर्टी मिलना है उसका वो ध्यान रखता है कि वो रजिस्ट्रार के पास वो चार्ज उसका क्रिएट करवाया गया यानी उसको रजिस्टर करवाया गया या नहीं है. फिर उसका मार्केट वैल्यू क्या रहता है, ठीक है ना, वो पूरा वॉच रखता है उसके ऊपर. अगर प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू कम हो जाता है डिबेंचर के अमाउंट से, तो वो दूसरे एसेट्स भी मांगते हैं कि उसमें एडअप करवाओ. ठीक है, तो वो सभी उसके ऊपर वॉच ओवर रखता है और कोऑर्डिनेट करता है ताकि डिबेंचर्स होल्डर्स के बेनिफिट में, उसके हित में वो रहता है. ठीक है, तो ये हुआ ये पोर्शन. फर्दर redemption of debentures. Debentures are usually redeemable, either redeemed in cash or convertible after a time period. मैंने आपको बोला कंपनीज एक रिडीमेबल प्रेफर करता है, रिडीमेबल को अलाउ नहीं करता है, इसलिए जनरली तो वो रिडीमेबल ही होता है और वो कैश में या फिर कन्वर्टेबल पोर्शन में रिडीम होता है. तो रिडीमेबल कब रिडीम होगा उसका भी टाइम पीरियड तो होगा ना. आफ्टर अ फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स, कहीं मतलब फिक्स साल बोल देंगे उसके बाद, या फिर एनी टाइम आफ्टर सर्टेन नंबर्स, इतने साल के बाद कोई भी समय पे ऐसा भी हो सकता है. मतलब 4 साल का पीरियड है तो 4 साल ख़त्म होने के बाद कभी भी रिडीम कर सकते हैं, या फिर आफ्टर फिक्स नंबर 4 साल के ख़त्म होते पे. ठीक है, और ऑन गिविंग अ स्पेसिफाइड नोटिस, या फिर जब भी रिडीम करना है तब वो एक स्पेसिफाइड नोटिस दे दे और नोटिस देने के बाद वो रिडीम कर सकते हैं जब भी उनको विड्रॉ कर लेना हो. या फिर बाय एनुअल ड्राइंग्स, मतलब कि वो एनुअल ड्राइंग्स मतलब कि हर साल थोड़े थोड़े विड्रॉ करते जाए, मतलब इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन, राइट. नाउ अ कंपनी में ऑल्सो परचेज डिबेंचर्स एज एंड व्हेन कन्वीनियंट इन द ओपन मार्केट. ठीक है ना, मैंने आपको बोला ओपन मार्केट से भी वो कर सकते हैं. डिबेंचर्स आर कोटेड एट डिस्काउंट और स्टॉक एक्सचेंज. इट मे बी प्रॉफिटेबल फॉर कंपनी टू परचेज एंड कैंसिल देम. ठीक है ना, स्टॉक एक्सचेंज पे डिबेंचर्स कोट किए जाते हैं, जनरली वो डिस्काउंट पे होते हैं, वहाँ से वो परचेज करके कैंसिल कर सकते हैं डिबेंचर्स. कंपनी परचेज करते हो खुद को इंटरेस्ट वो सब नहीं देना होता है, डिबेंचर्स कैंसिल किए जाते हैं, राइट. नाउ थोड़ा सा वो थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सम्स पे ही ध्यान देना है, लेकिन थोड़ा सा देखते जाते हैं. एन इश्यू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स में बी मेड प्रोवाइडेड डेट ऑफ रिडेम्पशन शैल नॉट एक्सीड 10 ईयर्स. ठीक है ना, कि आप सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टाइम पीरियड है वो 10 ईयर्स से एक्सीड ना कर पाएँ. अभी उन्होंने आगे बोला है कि कौन सी सिचुएशन में 10 साल से ज़्यादा, मतलब 30 साल तक आप कर सकते हैं, एक्सीडिंग 10 ईयर्स बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, तब जाके आप सिक्योर डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं.
तो कंपनीज एंगेज इन सेटिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो भी कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सेटअप कर रही है उन कंपनीज के लिए ऑप्शन है कि वो 10 साल से ज़्यादा लेकिन 30 साल से ज़्यादा तक के डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकते, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, राइट। तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मतलब क्या, बिल्डिंग्स नहीं, डैम्स है, ब्रिजेस है, रोड है, ऐसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स है, उनको सेटअप करने में जो भी कंपनी लगी है उनके लिए ऑप्शन है, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी मतलब कि IDBI है, वैसे जो कंपनीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है वो सभी बैंक्स को भी उनको अलाउड है, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मतलब मथुट फाइनेंस है, ठीक है, बजाज फाइनेंस है, तो ये सब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, वो खुद बैंक नहीं है लेकिन फिनेंसिंग का ही काम करती है। तो वो जो लोन देती है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स पे, जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो सभी को भी अलाउड है। एंड कंपनीज परमिटेड बाय अ मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट और बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भी गवर्नमेंट अलाउ करते हैं जो भी कंपनीज़ को या फिर RBI, तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो 10 साल से ज़्यादा लेकिन 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे सिक्योर डिबेंचर्स इशू हो सकती हैं। नाउ सच एन इशू ऑफ डिबेंचर्स शैल बी सिक्योर्ड बाय द क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एसेट। सिक्योर कैसे होता है, कोई भी एसेट पे चार्ज रख के, ठीक है ना। कंपनी शेल अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी, कंपनी एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर देगा बिफोर द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है ना, एंड ट्रस्ट डेड भी एग्जीक्यूट कर देंगे। नाउ सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर बाय वे ऑफ चार्ज और मॉर्गेज शेल बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्टी के फेवर में चार्ज और मॉर्गेज क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब ये चार्ज में आप क्या, या तो स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है या तो स्पेसिफिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब आपकी स्टॉक है, ठीक है ना, डेटर्स है, उन पे आपने चार्ज क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, डेटर्स डिबेंचर्स का। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब आपका PP है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है ना, उस पर आपने चार्ज क्रिएट किया हुआ है डिबेंचर्स का। Provided that in case of a non-banking financial company, charge or mortgage can be created on any movable property, right? So, फिर provided in case of any issue of debentures by government company which is fully secured by guarantee given by central government or state government, creation of charge shall not apply. Okay. सो ये पूरा हुआ चार्ज वाला थोड़ा सा पोर्शन, ये याद रखना, मूवेबल पे हो सकता है, नॉन मूवेबल पे भी हो सकता है, ये इतना सा पोर्शन मार्क कर लेना है, ठीक है ना। नाउ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, मैंने थोड़ी सी बात इसके आगे की, आपको समझा है कि ये एक ऐसा रिजर्व क्रिएट करना होता है जो आपको रीपेमेंट में काम आए, हर साल आपको इसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र करना रहता है। नाउ कंपनी इशूइंग डिबेंचर्स में बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स, मतलब कि जो भी प्रॉफिट एट द ईयर एंड सभी चीज़ों को बात करने के बाद रहता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उनको ये अमाउंट साइड में रखना पड़ेगा, बाद में वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हर साल डिविडेंड, जो भी प्रॉफिट बचा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर 5 साल बाद पता चला हमारा डिबेंचर रिडीम करना और पैसा है नहीं कंपनी के पास, तो क्या होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से अगर आप डिविडेंड ना दो तो फिर भी क्या शेयर होल्डर्स को मतलब होगा, ठीक है, तो या फिर कम डिविडेंड दो, ठीक है, तो पहले हमें ये पोर्शन साइड में रखना होगा। इनका इंटरेस्ट भी फिक्स, क्योंकि ये फिक्स होता है, टाइमली पे करना रहेगा और इसके रीपेमेंट के लिए भी हमें थोड़ी थोड़ी अमाउंट साइड में रखती जानी पड़ेगी, वो रिजर्व बोला जाता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। नाउ सी मार्क दिस के जो भी प्रॉफिट्स अवेलेबल होते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसमें से ये क्रिएट होते जाता है, एंड अमाउंट्स क्रेडिटेड टू सच अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज एक्सेप्ट फॉर रिडम्पशन, ये रिजर्व रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के अलावा किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। से प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है, एंड कैन नॉट बी यूटिलाइज एक्सेप्ट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के रिडम्पशन के अलावा कहीं पे भी ये रिजर्व यूज़ नहीं हो सकता है। ये सिर्फ इसलिए है कि कंपनी के पास इतने लिक्विड फंड्स होने चाहिए कि वो डिबेंचर रिडम्पशन को टाइमली पेमेंट कर सके, राइट।
एन अप्रोप्रिएट अमाउंट इज़ ट्रांसफर टू प्रॉफिट्स एवरी ईयर, हर साल पे करना होता है। ऐसा नहीं कि एंड में ही आपको रिजर्व क्रिएट करना है, हर साल आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र करते जाना है। ठीक है, अभी ये जो रिज़र्व क्रिएट हुआ उस रिजर्व्स को आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। सॉरी, डिबेंचर इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर्ड एज डिबेंचर रिडम्पशन। अभी ये जो रिजर्व आपने क्रिएट किया आप उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो ये भी ऑप्शन है आपके पास कि आप उसको डायरेक्ट जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो आपने अमाउंट साइड में रखा वो पूरा जाके आप इन्वेस्ट कर दें, एंड फिर इस पे आप इंटरेस्ट भी कमा सकते हो उस इन्वेस्टमेंट से। और एंड में इतना टाइम पीरियड रखने का कि अपने मैच्योरिटी से पहले पहले हमें वो इन्वेस्टमेंट रियलाइज़ हो जाए, और वो जो अमाउंट हमें रिसीव हो वो डायरेक्टली हम रिडेम्पशन के लिए रीपे कर दें, राइट। तो आप देख सकते हैं एंड इट्स इन्वेस्टमेंट इज टर्म्ड एज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। तो उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोला जाएगा? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। In the last year or at the time of redemption of debentures, debenture redemption and investment reserve investments are encashed। ठीक है, तो लास्ट ईयर में वो एनकैश किया जाता है और जो भी अमाउंट आता है वो रिडेम्पशन के लिए काम आया जाता है। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विथ दिस। नाउ रिक्वायरमेंट टू क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है ना। तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन ही पूरा उस पर बात करता है कि आपको क्रिएट करना रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कवर्स द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिएटिंग डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व वेयर अ कंपनी इश्यूज डिबेंचर अंडर दिस सेक्शन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है ना, तो वो प्रॉफिट्स में से आपको करना है और जो भी अमाउंट है वो आप क्रेडिट करते जाएंगे रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में, और वो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के अलावा किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होगा, राइट। आगे, कंपनी शैल पे इंटरेस्ट एंड रिडीम डिबेंचर्स। ठीक है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना रहेगा और वो डिबेंचर्स को टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से रिडीम करना रहेगा। पर कंपनी फेल्स टू रिडीम ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी और टू फेल्स टू पे इंटरेस्ट, अगर मानो कि वो रिडीम करने में कोई डिफ़ॉल्ट कर गई या फिर इंटरेस्ट पे नहीं करे, कोई फॉल्ट कर गई, तो व्हेन दे फॉल्ट ड्यू तो आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। ठीक है ना, ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन हो सकती है, डिबेंचर होल्डर्स कर सकते हैं वहाँ पे। नाउ बैलेंस इन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। सी, यहाँ पे एक बात बोलूँ, ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ठीक है, एप्लीकेशन होगा, फिर ये सब प्रोसीजरल कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती रहेगी। यहाँ पे होता क्या है कि जो भी डिफ़ॉल्ट में आ जाती है कंपनी, वो पहले पहले बैंक का पैसा लौटा देती है, क्योंकि बैंक में पूरा वो उसके ऊपर हो जाता है, राइट। मतलब वो पूरी तरह से ब्लेम हो जाती है। ये सब में तो क्या उनको पता है कि ये सालों साल कोर्ट के प्रोसीडिंग्स चलते रहेंगे, कब जजमेंट आएगा और कब बोला जाएगा कि पे करो। तो यहाँ पे होता क्या कि ट्रिब्यूनल ऐसा बोले कि फिर आपको पेमेंट करना होगा, तो तब जाकर उनको पेमेंट करना रहता है। तो जजमेंट ही इंडिया में कितने सालों बाद आता है, तो वो लोग जनरली बैंक का पूरा वो कर्जा होता है पहले पे कर देते हैं। लेकिन ये ऑप्शन रखा है कि आप ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, प्रोविजन रखा गया है एक्ट में। नाउ balance and debenture redemption reserve. When company decides to establish debenture redemption reserve, amount indicated will be credited to debenture redemption reserve and debited to profit and loss account। तो उसका एंट्री क्या होगा? P&L डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, और ऐसे ही अमाउंट साइड में रखते जाएंगे। नाउ इफ डिबेंचर्स आर परचेज, ठीक है, एंट्री फॉर पर्पस नेचुरली विल बी दिस। एंड जब भी आप उसको इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना, इस रिजर्व को, तो आपका एंट्री क्या होगा? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट बन जाएगा और बैंक से आपका पेमेंट बाहर जाएगा, इसलिए ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है ना। उन्होंने आगे ये जो बात की है ये एक्चुअली ओपन मार्केट की बात है। जब कंपनी ओपन मार्केट से रिडीम करने जाए तब का ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझ लेते हैं यहाँ पे। See, if debentures are purchased within the interest period, the price would be inclusive of interest, right। अगर आप उसको इंटरेस्ट के ड्यूरिंग इंटरेस्ट अगर है, ठीक है, परचेज विद इन इंटरेस्ट पीरियड, विद इन द इंटरेस्ट पीरियड परचेज करें तो उसको उस प्राइस को
कम इंटरेस्ट प्राइस बोला जाता है, ठीक है। बट इफ परचेज एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ परचेज वुड बी पेएबल टू सेलर एडिशनली। इस तरह से प्राइस एडजस्ट होती है। मतलब क्या, चलो समझते हैं। मानो कि ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमने 1 मई को डिबेंचर्स इशू किए, ठीक है, और हमारा पेमेंट टर्म्स है 30 जून इंटरेस्ट का एंड 30 जून एंड 31 दिसंबर, जैसे मान लो, ठीक है। अभी मुझे रिडीम करना है डिबेंचर्स, ठीक है ना। उसके लिए मैं ओपन मार्केट से जाके मेरे डिबेंचर्स को परचेस कर रही हूँ, मतलब कंपनी खुद जाके ओपन मार्केट से अपने डिबेंचर्स परचेस कर रही है। मानो कि वो 31 मई को परचेस करती है, तो ठीक है, ये विद इन इंटरेस्ट पीरियड है, यहाँ पे इंटरेस्ट आने वाला है। तो यहाँ पे अब जब वो खरीदेगी तो यहाँ पे कंपनी जब इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे अभी कंपनी ए के नाम पे मतलब मिस्टर ए के नाम पे डिबेंचर्स थे, ठीक है ना, जब कंपनी ने इश्यू किया। अभी ये कंपनी खुद खरीद रही है, कंपनी ABC, राइट। तो ये खुद कंपनी खरीद रही है। तो यहाँ पे जब रजिस्टर में नाम चेंज हो जाएगा उस वक्त तक, तो नाम चेंज हो जाएगा, राइट। यहाँ पे रजिस्टर में नाम चेंज हो जाएगा। जब नाम चेंज हो जाएगा तो वो पूरा इंटरेस्ट इसमें आ जाएगा इनके पास, ठीक है। तो कंपनी को इतने टाइम का पीरियड जो उन्होंने मिस्टर ए ने होल्ड किया है उनको देना पड़ेगा। तो जो उनका प्राइस होगा उसको कम इंटरेस्ट प्राइस बोला जाएगा, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। ऐसे कंसेप्ट है पूरा कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। आगे एक इलस्ट्रेशन आएगा, उसमें हम पूरा ये कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे। तो कम इंटरेस्ट मतलब विद इन पीरियड ऑफ इंटरेस्ट आपने परचेज किया तो उनका प्राइस इंटरेस्ट को कंप्यूट करके इंक्लूड करके होगा, और जब वो एक्स इंटरेस्ट है तो आपको एडिशनली सेलर को इंटरेस्ट देना होगा, राइट। आगे एडिक्वेसी ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अभी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने का बोल दिया, लेकिन कितना एडिक्वेट होना चाहिए वो, ठीक है, उनकी बात करते हैं। एज पर रूल 18 द कंपनी शेल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ DRR। DRR शेल बी क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड द एडिक्वेसी इज गिवन ईयर। पूरा एक टेबल दिया है। सी, अगर वो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय RBI, मतलब बैंकिंग कंपनीज जो है, चाहे वो पब्लिकली या प्राइवेटली डिबेंचर्स प्लेस आउट करें, तो उनके लिए DRR की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी RBI के अंदर रेगुलेट होते हैं, ठीक है। फिर और कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है तो DRR एप्लीकेबल होगा, जैसे कि NBFC इज़ रजिस्टर्ड विद RBI। तो कैसे वो एप्लीकेबल होगा, अगर कोई भी लिस्टेड कंपनीज है, ठीक है ना, अदर देन बैंकिंग कंपनीज, तो उनके लिए ऑल उनके लिए क्या प्रोविज़न है। तो पहले उन्होंने बताया लिस्टेड NBFCs के लिए, तो या फिर हाउसिंग फिनेंस कंपनी लिए, उनके लिए DRR रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। बट और कोई लिस्टेड कंपनी है तो उनके लिए, चाहे अगर वो प्राइवेटली या पब्लिकली डिबेंचर्स को प्लेस आउट करे, DRR रिक्वायर्ड नहीं है। अभी अनलिस्टेड की बात करें तो अनलिस्टेड NBFCs के लिए भी DRR रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन और कोई अदर अनलिस्टेड कंपनीज है तो DRR रिक्वायर्ड है। वो कितना होगा, DRR शेल बी 10% ऑफ वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इश्यूड, ठीक है। तो DRR कितना होगा, जो भी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का अमाउंट है, मानो आपने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए सॉरी 1,000 डिबेंचर्स इशू किया एट द फेस वैल्यू ऑफ ₹100, तो आपका 1 लाख का जो डिबेंचर्स हुआ उसके 10% का आपको DRR क्रिएट करना होगा, दैट इज़ 10,000, ठीक है। तो ये था पूरा एडिक्वेसी ऑफ डिबेंचर्स, राइट। आगे इन्वेस्टमेंट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो उसका आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी लिस्टेड NBFCs है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ है, या फिर और कोई लिस्टेड कंपनीज़ है, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर अनलिस्टेड कंपनीज़ जो NBFCs नहीं है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं है,
shall on or before 30th of April in each year in respect of debentures issued, deposit or invested, as the case may be, a sum which should not be less than 15% of amount of its debentures maturing during the year ending on 31st day of March of next year in any or one or more of the following methods, namely in deposits with scheduled bank free from charge or lien. ठीक है, तो ये सारी कंपनीज़ को क्या करना है, सॉरी यहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना नहीं, ये सभी फॉलोइंग कंपनीज़ को 15% ऑफ अमाउंट ऑफ इट्स डिबेंचर्स जो भी मैच्योर करना है उसके 15% की अमाउंट उन्हें इन्वेस्ट करनी रहेगी। कौन से मेथड से वो कर सकते हैं, या तो वो शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट्स कर सकते हैं, ठीक है, बैंक में वो डिपॉजिट्स के तरफ पे रख सकते हैं, ठीक है, या फिर अनएनकम्पर्ड सिक्योरिटीज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं, ठीक है। ये सभी कंपनीज़ को ये रिक्वायरमेंट है कि 15% वाला पूरे डिबेंचर्स का 15% का अमाउंट इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ ईच ईयर, राइट, हर साल की 30 अप्रैल से पहले पहले, और अगली 31 मार्च से पहले पहले वो मैच्योर करवा ले जब उसको रिडीम करना रहेगा, ठीक है। और कौन सी सिक्योरिटीज़, बैंक की कोई भी डिपॉजिट्स है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, उसमें, या फिर अनएनकम्पर्ड बॉन्ड्स हैं उसमें, या फिर अनएनकम्पर्ड सिक्योरिटीज़ इंडियन ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से, उन सभी में वो इन्वेस्ट कर सकती है। अमाउंट डिपॉजिटेड और इन्वेस्टेड एज द केस में बी अबाउ शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर एनी पर्पस अदर देन फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के अलावा किसी में वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्रोवाइडेड अमाउंट रिमेनिंग डिपॉजिटेड और इन्वेस्टेड एज द केस में बी शेल नॉट एट एनी टाइम फॉल बिलो 15% ऑफ अमाउंट, तो जो भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट का है वो 15% से कम नहीं हो जाना चाहिए, वो हमें ध्यान रखना होगा कभी भी, ठीक है। इन केस ऑफ मतलब कि 15% का अमाउंट तो हमें सिक्योर रख ही देना है, राइट। नाउ प्रोवाइडेड दैट अमाउंट रिमेनिंग डिपॉजिटेड और इन्वेस्टमेंट एज द केस में बी शेल नॉट एट एनी टाइम फॉल बिलो 15%, वो तो हमने देख लिया। नाउ इन केस ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स DRR शेल बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन, तो जहाँ पे अगर वो पार्टली कन्वर्टेबल, हमने देखा कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है लेकिन पार्टली भी हो सकते हैं, होलली भी हो सकते हैं, तो जहाँ पे पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है वहाँ पे आपके पास जो भी नॉन कन्वर्टेबल वाला पोर्शन है उनका आपको DRR क्रिएट करना रहेगा, ठीक है। सो ये था पूरा थियोरेटिकल पोर्शन इस चैप्टर का। अभी हमें देखना है जर्नल एंट्रीज, आप अलॉट करेंगे उस वक्त का, ठीक है, फॉर सेटिंग द फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिडम्पशन, तो प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जो भी प्रॉफिट आपको होगा और रिडम्पशन के वक्त वो आप उसको साइड में रखते जाएंगे, ठीक है ना, जो भी प्रॉफिट आपके पास आएगा वो आप रिडम्पशन के लिए साइड में रखेंगे, DRR क्रिएट करेंगे, तो हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू DRR अकाउंट, ठीक है। और जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का, तो आप क्या करेंगे, DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है, उसको डेबिट करेंगे और बैंक से अमाउंट बाहर जाएगा इसलिए क्रेडिट करेंगे। जब भी आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा तो आप क्या करेंगे, बैंक में आपको रिसीव होगा बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRR इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और जब वो इंटरेस्ट आप ट्रांसफ़र कर देंगे तो इंटरेस्ट ऑन DRR टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, एक तरह से आपका ये इनकम ही है। अभी यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है कि आप अगर मानो कि इंटरेस्ट इज नॉट, आप उसको PNL में तब डालेंगे जब आप उसको री इन्वेस्ट नहीं करें, लेकिन मानो ये जो आपको इंटरेस्ट मिला डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट से, वही आप नेक्स्ट ईयर आप उस इन्वेस्टमेंट में री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आप उसको यहाँ पे PNL की जगह पे DRR अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, वही अमाउंट अगर आप वापस उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो, राइट। एट टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आपको क्या करना रहेगा, कौन सी एंट्रीज पास करनी रहेगी, DRR टू जनरल रिजर्व, मतलब जब रिडम्पशन हो जाएगा तब जो DRR अकाउंट हमारे रिजर्व क्रिएट किया था वो हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, राइट। तो ये सारी थी अकाउंटिंग एंट्रीज। आई होप यू आर क्लियर विथ इट। पहले हमने DRR क्रिएट करने की एंट्री देख ली, फिर हमने देखा DRR इन्वेस्टमेंट की एंट्रीज, उनके इंटरेस्ट की एंट्रीज, और एट द एंड रिडम्पशन के वक्त हम जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन मैंने बात की, लमसम मतलब एक साथ पूरा पेमेंट दे देते हैं हम मैच्योरिटी पे, या फिर इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके, या फिर हम ओपन मार्केट से परचेज कर लेते हैं। इनका एग्जांपल उन्होंने दिया है, सपोज अ कंपनी हैज इशूड 8% डिबेंचर्स फॉर 10 लाख, इंटरेस्ट बीइंग पेएबल ऑन 31st मार्च एंड 30th सितंबर, कंपनी परचेजेस 50,000 डिबेंचर्स एट 96, तो कंपनी खुद के डिबेंचर्स परचेज कर रही है, ठीक है, तो ओन डिबेंचर्स उनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना है 50,000 रुपया
कहाँ डिबेंचर्स उन्होंने ख़रीदा है, ठीक है। तो एट 96 पे उन्होंने ख़रीदा है 1 अगस्त को। तो जनरल फेस वैल्यू कितना है डिबेंचर्स का 100। अगर 100 की फेस वैल्यू पे 50,000 अमाउंट होती है तो 96 पे कितनी